इंडक्टिव में हम इस तरह करते हैं कि एक से हम ज्यादा की तरफ जाते हैं। अब हम इंडक्टिव में एक से चार चीजें बनाएंगे, यानी बिल्कुल उलट है डिडक्टिव। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं, इसके अंदर हम इस तरह करते हैं, इफ और देन का यूज करते हैं। यानी इफ फिक्रा जो बनाते हैं, फिर कहते हैं हम देन। इफ दिस 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 देन दिस। ओके, ये दो अल्फाज याद करने हैं किसमें, डिडक्टिव रीजनिंग में। अब मैं मिसाल दे रहा हूं परिंदों की, जो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल आप परिंदों पे रिसर्च कर रहे हैं। आप ये कहते हैं कि स्पैरो एक परिंदा है, ठीक है, आप स्पैरो पे रिसर्च कर रहे हैं। यहाँ पे मैं स्पैरो लिखता हूँ, ये एक बर्ड है, ठीक है, और इसके विंग्स हैं, इसके पर होते हैं। चिड़िया जो होती है स्पैरो, उसके पर होते हैं। अब जो आप तजर्बात करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि चिड़िया के पर होते हैं और वो परिंदा है? क्योंकि आपने मुख्तलिफ परिंदों को देखा कि उनके पर होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने मुर्गी देखी, परिंदा है, उसके पर होते हैं। आपने पैरट देखा, तोता, उसके पर होते हैं, ठीक है, वो भी परिंदा है। आपने हाथ देखा, उसके भी पर होते हैं। आपने करो देखा, कौवा, उसके भी पर होते हैं। यानी आपने मुख्तलिफ जानवर देखे, पौधे देखे या परिंदे देखे, जो भी जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं, मुख्तलिफ देखे और नतीजा एक पे निकाला। नतीजा एक पे निकाला तो ज्यादा से कम की तरफ आ रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग। अब उलट है उसके, यानी कि हम ये कहें कि स्पैरो एक परिंदा है, एक से ज्यादा की तरफ आना। स्पैरो एक परिंदा है और उसके पर हैं, लिहाजा ये जितने भी परिंदे हैं, मैं नीचे लिख रहा हूं इनको, हेन, पैरट, हॉक, क्रो। अब ये जितने भी परिंदे हैं, इन सब के भी पर होंगे। स्पैरो एक परिंदा है और उसके पर हैं, लिहाजा जितने परिंदे हैं उनके भी पर होंगे। अब मुझे ये बताएं कि कौन सा तरीका इजी है, कौन सा तरीका अच्छा है? हमेशा इंडक्टिव रीजनिंग वाला अच्छा होता है, वही बेहतर होता है। यानी आप इस तरह तो नहीं कर सकते कि आप एक परिंदे पे रिसर्च कर रहे हैं तो आप पहले पूरी दुनिया के परिंदों को देखें, चेक करें। पूरी दुनिया के परिंदों को चेक करने के बाद फिर आप एक परिंदे पे नतीजा निकालें। ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा नामुमकिन। तो ये दो तरीके हैं, डिडक्टिव रीजनिंग जहां हम ज्यादा से कम की तरफ आए, डिड्यूस किया, और इंडक्टिव रीजनिंग एक से ज्यादा की तरफ इंड्यूस किया उसको। तो ये दो तरीके हैं रीजनिंग के। अब ये हमारा हाइपोथेसिस बन गया। इसके बाद जो अगला स्टेप होता है, इन रीजनिंग भी हो गई, ये हाइपोथेसिस भी हो गया, इनके बाद फिर हम तजर्बात शुरू करते हैं। जब आपका हाइपोथेसिस आ गया वाज़ेह तौर पर और वो लॉजिकल था, तो उसके बाद हम तजर्बात शुरू करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स। और तजर्बात करते करते, बहुत सारे तजर्बात करते करते, जब वो चीज प्रूव हो जाती है, साबित हो जाती है, सही साबित हो जाती है, जब वो चीज सही साबित हो जाती है, तो हम उसको नाम देते हैं फिर थ्योरी, कि वो बन गई थ्योरी। यानी बहुत सारे तजर्बात हुए, एक्सपेरिमेंट्स हुए, और आफ्टर मैनी एक्सपेरिमेंट्स आप उसको सही साबित कर लेते हैं कि वो सही है, वो गलत नहीं है। वो बार बार तजर्बात होते हैं, रिगोरस एक्सपेरिमेंट्स, और बार बार तजर्बात करने के बाद भी वो चीज़ सही साबित होती है, तो दिस इज कॉल्ड थ्योरी। इसको हम नाम देते हैं थ्योरी। ये अगला स्टेप। चौथा और लास्ट स्टेप जो है कि वही थ्योरी, अगर वो अच्छी थ्योरी है, अगर वो सही थ्योरी है, अच्छी थ्योरी है, तो अच्छी थ्योरी प्रोडक्टिव होती है, फ्रूटफुल होती है, और प्रिडिक्टिव भी होती है। प्रिडिक्टिव हम कहते हैं पेशीन गोई करने वाली, पेशीन गोई करती है, आगे भी आप उससे मजीद थ्योरीज बना सकते हैं, तो वो ये पेशीन गोई करती है। आप उससे मजीद हाइपोथेसिस बना सकते हैं, वो अच्छी थ्योरी होती है। और ऐसी थ्योरी जो फायदामंद हो, उसको हम कहते हैं प्रोडक्टिव, फायदामंद।
तो जो प्रिडिक्टिव भी होती है, प्रोडक्टिव भी होती है, और वो थ्योरी जो अच्छी थ्योरी है उससे मजीद आप हाइपोथेसिस भी बना सकते हैं, उससे मजीद रिसर्च भी चलती है, और ऐसी थ्योरी को फिर साइंसदान कोशिश ये करते हैं, याद रखें, ऐसी थ्योरी को साइंसदान सही साबित करने की कोशिश नहीं करते कभी भी, उसको साइंसदान गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। अब तक जो हमने पढ़ा है जिसमें तजर्बात हुए तो ये थ्योरी सही साबित हुई थी, अब पूरी दुनिया के साइंटिस्ट मिलकर उसको डिस्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अगर वो डिस्प्रूव ना कर सकें, अगर वो गलत ना कर सकें उस थ्योरी को, तो वो बन जाता है साइंटिफिक लॉ। वो थ्योरी अगला जो स्टेप है दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक लॉ। तो जो साइंटिस्ट हैं वो डिस्प्रूव नहीं कर सकते इसको, और ये यूनिफॉर्म एक मुसलसल और मुस्तकिल हकीकत होती है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ होता है जिसको गलत नहीं साबित किया जा सकता। इसको कहते हैं हम इररिफ्यूटेबल, इसको गलत साबित नहीं किया जा सकता। इररिफ्यूटेबल थ्योरी इज कॉल्ड साइंटिफिक लॉ। तो ये बन जाता है साइंटिफिक लॉ। अब थ्योरी और साइंटिफिक लॉ में क्या डिफरेंस है? इनमें मैंने आपको समझाया कि थ्योरी और साइंटिफिक लॉ में ये डिफरेंस है कि जो थ्योरी होती है उसको सही साबित किया जाता है तजर्बात करके, और जो लॉ है उसको गलत साबित नहीं किया जा सकता, कोशिश की जाती है गलत साबित करने की, और वो यूनिफॉर्म एक ट्रुथ बन जाता है, एक हकीकत बन जाती है, एक वो यूनिवर्सल ट्रुथ बन जाता है। जो लॉ होता है वो चूंकि यूनिवर्सल होता है और उसको गलत साबित नहीं किया जा सकता, इसलिए लॉज सोच समझ के बनाए जाते हैं। और बायोलॉजी जो है वो ऐसा सब्जेक्ट है कि इसकी आपकी बुक में एक वर्ड यूज हुआ है इल्यूसिव नेचर। इसकी इल्यूसिव नेचर है, धोखा देने वाली है। तो इसकी नेचर धोखा देने वाली है, इससे धोखा यानी काफ़ी चेंज होने वाली है। एक वक्त में हम देख रहे होते हैं बायोलॉजी को, वो एक सूरत में होती है, उसी वक्त उसका चेंज हो जाता है, एस्पेक्ट पहलू चेंज हो जाता है फौरन। तो अब वो जो कि इल्यूसिव नेचर है, उसकी इल्यूसिव नेचर होने की वजह से लॉज भी फिर कम है इसमें। मिसाल के तौर पे एक लॉ है हार्डी-वेनबर्ग लॉ। इसी तरह से आपने पढ़े होंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यही लॉज है बायोलॉजी में, कम ही लॉज है। उसकी वजह ये हो क्या आपको समझ आ गया होगा ये सारा तरीका, ये तरीका है। और जब ये तरीका हम बना लेते हैं बायोलॉजिकल मेथड का, तब हम उस चीज़ को मानते हैं, ये साइंटिफिक मेथड है। वरना ऐसे नहीं होता कि किसी साइंसदान ने कोई बात कर दी और हमने उसकी वो बात मान ली। दिस इज इम्पॉसिबल। ओके बेटा, कुछ नए स्टूडेंट्स आए तो मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा, उनको समझ आ जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक मेथड, जिसको हमने पढ़ा है, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, कुछ मराहिल हैं। और ये जो मराहिल या स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स साइंटिफिक हैं। ये ऐसे नहीं है कि किसी ने कोई बात कर दी, हम कह दें कि वो साइंसदान था, उसने ये बात की तो हम मान लेंगे, या वो कोई आम आदमी था उसने बात कर दी हम मान लेंगे। दिस इज इम्पॉसिबल। हम क्या करते हैं, हम उसको साइंसी नुक्ता नज़र से देखते हैं। साइंटिफिक मेथड है उसका प्रॉपर पढ़ने का, किसी भी चीज़ को स्टडी करने का, तजर्बात करने का, अपनी बात मनवाने का, फिर उसकी थ्योरी बनाने का, और फिर लॉ बनाने का। एक मेथड है, एक तरीका है। तो उस तरीके में सबसे पहले नंबर पे जो स्टेप है उसको हम नाम देते हैं ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा। सबसे पहले किसी चीज़ का मुशाहिदा किया जाता, ऑब्जर्वेशन की जाती। मिसाल के तौर पे आपने एक चिड़िया देखी, आपने कहा कि चिड़िया एक परिंदा है, लिहाजा इसके पर है। एक बैठी हुई थी, आप पहली दफा देख रहे हैं फॉर एग्जांपल चिड़िया को। अच्छा, अब ये आपने जो ऑब्जर्वेशन की, इसके पीछे दो चीजें होती हैं ऑब्जर्वेशन करने के पीछे। एक तो वो मराहिल है जिसमें आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, एक तो वो ऑब्जर्वेशन होता है, दूसरा आपका माजी का जो नॉलेज है, जो पीछे आपकी पास्ट में एक्सपेरिमेंट्स से आपने हासिल किया हुआ है नॉलेज, उसको यूज करते हैं। तब आप जाके कोई बात करते हैं कि ये चीज़ मैंने देखी है, ये चीज़ ऐसी होगी, या ये चीज़ ये होगी। आपने चिड़िया को देखा, उसके पर थे, आपने कहा ये परिंदा है। क्यों? क्योंकि आपने
3-4 परिंदों को देखा हुआ था कि उनके पर थे, तब आपने कहा कि ये चिड़िया जो है इसके भी पर है तो ये परिंदा है, तो आप फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं। ये दूसरा मॉडल है, दूसरा स्टेप है हाइपोथेसिस। अब व्हाट इज हाइपोथेसिस? इसको हम नाम देते हैं, इसकी डेफिनेशन है टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी वजाहत तलब एक्सप्लेनेशन, ऐसी एक्सप्लेनेशन जिसकी वजाहत होनी होगा, जिस पे अभी तजर्बात होने हैं। यानी ये बात आप ऐसे नहीं कह देते, बल्कि इस पे तजर्बात होंगे, अगर वो सही साबित होगी तब जाके आपकी बात मानी जाएगी, आपको हाइपोथेसिस माना जाएगा। दिस इज कॉल्ड टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। इसके लिए रीजनिंग की जरूरत होती है, जजमेंट की जरूरत होती है, उसका भी एक खास तरीका है। उसकी दो अक़साम हैं, एक कहलाती है डिडक्टिव रीजनिंग और एक कहलाती है इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव और इंडक्टिव में फर्क क्या है? डिडक्टिव होता है ज्यादा से कम की तरफ आना, डिड्यूस करना, निकालना, निचोड़ निकालना, और इंडक्टिव होता है इंड्यूस करना, कम से ज्यादा की तरफ जाना। मैंने मिसाल दी है, 4 परिंदे ऊपर लिखे, उनसे एक परिंदे पे हम तजर्बा कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जो इंडक्टिव है उसमें एक परिंदा लिखा और उससे 4 परिंदों पे हम रिसर्च कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे 4 परिंदे हमने देखे, हैन उसके भी पर थे, पैरट तोता उसके भी पर थे, हाक उसके भी पर थे, और करो उसके भी पर थे। अब इन चारों के चूंकि पर थे, हमने ज्यादा को देखा हुआ था तो एक पे रिसर्च की। अब चिड़िया भी परिंदा है, लिहाजा उसके भी पर होंगे। दूसरी इंडक्टिव रीजनिंग है, हमने एक पे रिसर्च की और सब पे लागू कर दिया। मिसाल के तौर पर जो परिंदा होता है उसके पर होते हैं, अब बेशक वो जितने भी हो, आपने स्पैरो देखी थी सर, आपने लागू कर दिया सब पे, मसलन हैन, पैरट, हॉक, क्रो। अब उलट लिख दिया मैंने, सेम वही उसी को उलट कर दिया कि ये भी चूंकि परिंदे हैं इनके भी पर होंगे। तो आसान वही है कि आप एक पे रिसर्च करें और लागू कर दें फिर ज्यादा पे। ऐसा नहीं हो सकता आप सारी दुनिया के परिंदे पढ़ें और एक पे फिर उसको लागू करें, वो इम्पॉसिबल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। अगला जो स्टेप था उसे हमने नाम दिया थ्योरी का। इस पे तजर्बात होते हैं बहुत ज्यादा हाइपोथेसिस पे, और उसको सही साबित करने की कोशिश की जाती है, गलत नहीं, सही साबित करने की कोशिश। अगर वो सही साबित हो जाए तो वो बन जाती है थ्योरी। उसके बाद फिर उसको गलत साबित करने की कोशिश की जाती है उस थ्योरी को, और अगर वो इररिफ्यूटेबल है, गलत साबित नहीं हो सकती, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट उसको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं फिर भी वो नहीं हो सकती, तो वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ बन जाती है, वो एक यूनिफॉर्म लॉ बन जाता है, उसे हम नाम देते हैं साइंटिफिक लॉ। तो ये स्टेप्स हैं कि सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, रीजनिंग जिसमें थी डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग, फिर थ्योरी, और फिर आखिर में साइंटिफिक लॉ। तो ये कुछ स्टेप्स है जिसकी मदद से हम बायोलॉजिकल मेथड करते हैं। ये साइंटिफिक तरीका है, ये साइंसी तरीका है। इसमें हम ऐसी बात नहीं करते कि अपनी तरफ से कह दें या कोई साइंटिस्ट कह दे और उसको मान लिया जाए। जो भी साइंटिस्ट होगा वो ये सारे स्टेप्स करेगा, तभी उसके स्टेप्स माने जाएंगे। होप यू हैव गॉट द पॉइंट, आपको समझ आ गया होगा। आपको क्वेश्चंस हैं तो आप कर सकते हैं बेटा, शाबाश। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है? ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।